फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की यह अंतिम पड़ाव चल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। इसके बाद आपका ये सेकंड पेपर भी समाप्त हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ के वहाँ भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्लास का लिंक ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है 50 नंबर के पेपर है सेकेंड पेपर भी, और ये 2 नंबर का आता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अच्छे समय सारणी विद्यालय, तो अच्छी समय सारणी की होनी जरूरी है कि विविध कार्य संचालन का सच्चा प्रतिबिंब है। यानी कि अच्छी समय सारणी जो विद्यालय का होता है, क्या जो विद्यालय में भिन्न भिन्न कार्य होते हैं उसके सच्चा प्रतिबिंब है, इसको स्पष्ट कीजिए। समय सारणी से क्या लाभ होते हैं, अथवा समय सारणी एक ऐसा चार्ट है, समय सारणी क्या है, एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाता है। सहमति के आधार पर व्याख्या कीजिए। 2016 में पूछा था, 2021 में और 2019 में। तो समय सारणी के 3 महत्व बताइए। तो विद्यालय में समय सारणी की आवश्यकता व महत्व निम्न प्रकार है। इसके द्वारा निम्न बातों का पता चलता है। स्कूल के काम करने के घंटे विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, व मध्यावकाश कब से व कितने समय का होता है। इसके द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका भी ज्ञान हो जाता है समय सारणी से। और विद्यालय में कितने अध्यापक हैं व उनका क्या नाम है, यह ज्ञान भी समय सारणी द्वारा मिलता है। अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान इससे भी द्वारा भी मिलता है। विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं। अध्यापक का भी तो कुछ पर्सनल लिबर्टी होता है, स्वतंत्रता होता है कि वो उनको भी एक मानवीय तरीके से ही पढ़ाने दिया जाए। वो भी तो मनुष्य ही हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अमानवीय तरीके से कार्यभार दे दिया जाए। विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं, इसका ज्ञान भी समय सारणी द्वारा मिलता है। समय तालिका द्वारा यह भी पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कक्षा में बैठी होगी। कौन सा अध्यापक कब खाली होगा, इसका ज्ञान भी समय तालिका से मिलता है। समय तालिका यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है। और यह भी पता चलता जाता है कि खेलकूद, पुस्तकालय, अध्ययन आदि को प्रति सप्ताह कितना समय दिया जाता है। समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक व मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। यह समय व श्रम सदुपयोग करने में सहयोग देता है। समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है, अतः यह कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में सहयोग देता है। समय सारणी का अनुपालन करने की अपेक्षा, तो समय सारणी का अनुपालन करने की अपेक्षा प्रत्येक अध्यापक से की जाती है, अतः यह विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देता है। कर्तव्य परायणता, समय की पाबंदी, व्यवस्था आदि नैतिक गुणों का विकास होता है। इसके प्रत्येक अध्यापक व छात्र को यह पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है व क्या पढ़ना है। प्रशासक के पास समय तालिका होती है विद्यालय के, अतः वो आवश्यकता अनुसार कक्षा का निरीक्षण कार्य कर सकता है, कहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है कि नहीं। समय तालिका होने से यह पता चल जाता है कि कार्य का वितरण समानता के सिद्धांत के आधार पर किया गया है या नहीं। पाठ्य विषयों के कठिनाई, तो जो पाठ्य हैं उनके विषयों के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर समय तालिका में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2018 में पूछा था, समय सारणी के किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। 2018 में तो समय सारणी के किन्हीं 2 सिद्धांतों का नाम लिखना है। तो तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। समय तालिका का निर्माण करना इतना आसान नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है। परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निसंदेह प्रशासक एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। वो तो एक है कि समय तालिका कोई भी 100% सही और सब अच्छे तरीके से नहीं बना सकता, एकदम एक्यूरेट, कुछ न कुछ कमियां रहेगी। लेकिन कुछ गाइडलाइंस है जिनको हम लोग फॉलो करके क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल को अच्छा बना सकते हैं। तो समय तालिका बनाने हेतु मुख्य सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए कोई निम्न प्रकार है। कोई जरूरी नहीं है कि आप समय तालिका तो 100% सही बनाए, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, फॉलो गाइडलाइंस हैं, तौर तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप लोग समय तालिका को बना सकते हैं। अच्छा, आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है इसे भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लास 1 है, 2 है, ग्रेजुएशन है, 10 का है, माध्यमिक है, सब ऐसे ध्यान रखना चाहिए।
चूँकि हर स्तर के बालकों की मनोशारीरिक विशेषताओं अलग-अलग होती हैं, ठीक है? बच्चे हैं तो कोई तुरंत पानी पीने जाएगा, कोई घूमने जाएगा, बच्चों का ध्यान थोड़ा कम लगता है। अतः समय तालिका बालकों की रुचियों को ध्यान में, आवश्यकताओं व विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अर्थात कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सप्ताह में अधिक कालांशों की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे मान लीजिए गणित है तो मॉर्निंग में हो गया, सामाजिक अध्ययन दोपहर में हो गया, कला वाला कला है तो मान लीजिए शाम को हो गया। तो समय तालिका का निर्माण करते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात यदि विद्यालय में अधिकांश ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो दूर से आते हैं, तो विद्यालय बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए और न ही बहुत देर से समाप्त होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ बच्चे दूर से आते हैं तो उनको जाने में दिक्कत होगी और आने में भी दिक्कत होगी, तो उसके हिसाब से भी ध्यान रखना चाहिए। समय सारणी ऐसी हो जिसमें विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। तो विद्यालय में जो भी संसाधन है वो समय तालिका के हिसाब से उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए, ताकि विद्यालय में जो भी संसाधन है उसका अच्छे से उपयोग हो सके। अध्यापकों के कार्यभार को ध्यान में रखकर समय चक्र का निर्माण किया जाना चाहिए। जिस विद्यालय के लिए समय तालिका का निर्माण करना है वह एक पारी में चलता है या 2 पारी में, और प्रत्येक पारी के लिए कितना समय है इसका ध्यान भी समय चक्र बनाते समय रखा जाना चाहिए। समय चक्र की अवधि, तो जो समय चक्र की अवधि है, टाइम टाइम है का निर्धारण छात्रों की आयु के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के कालांश थोड़े छोटे समय के होने चाहिए, चूँकि उनमें चित्त एकाग्रता कम होती है, ठीक है? उनमें ध्यान लगाने की आकर्षक एकाग्रता कम होती है, और जैसे-जैसे छात्र बड़े होते जाएँ, चक्र का समय बढ़ा देना चाहिए। विज्ञान और क्राफ्ट यानी कि विज्ञान और कला विषयों में लगातार कम से कम 2 कालांश हो, जिससे विषय संबंधी व्यावहारिक कार्य संपन्न किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से क्या आशय है? तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं के अलावा विद्यालय में जिन क्रियाओं का संगठन किया जाता है था, उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं की संज्ञा दी गई थी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। इन्हें कोई आवश्यक क्रियाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह विद्यालय व विद्यार्थियों की इच्छाओं व सुविधाओं पर आधारित थी। जैसे मान लीजिए पीटी है, गेम है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, इनकी सफलता या असफलता के प्रति भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, और न ही समय तालिका। आप लोग पीटी या बैडमिंटन या फुटबॉल खेलते थे स्कूल में, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोग खिलाड़ी नेशनल लेवल का बन जाएंगे। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक तरीके से बच्चों को हिस्ट पुस्ट रहें, इसीलिए वो सब बच्चे जाके खेलते हैं, और उनको थोड़ा सा उतना टेंशन नहीं लिया जाता है अध्यापकों द्वारा कि बच्चा स्टेट का प्लेयर ही बन जाए। न ही समय तालिका में इनके लिए कोई विशेष समय का प्रावधान था, वरन यह विद्यालय समय के बाद ही आयोजित की जाती थी। परंतु आधुनिक अवधारणा के अनुसार यह अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं न होकर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या होता है, अब उनको टाइम टेबल में स्थान दिया जाता है। ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, और इनका आयोजन अतिरिक्त समय में न करके विद्यालय की समय तालिका के अंतर्गत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से छात्र छात्राओं को क्या क्या लाभ होता है? 2021 में पूछा था। तो विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं 4 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन करते हुए उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। 2018 में पूछा है। पाठ्य सहगामी किस प्रकार बालक के विकास में उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अथवा देखिए, एक ही प्रश्न को कितना तरीके से बनाया जा सकता है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है? बिंदुवार विवरण दीजिए, यानी कि सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा 2016 और 2017 में। यानी कि ये पाठ्य सहगामी इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल पूछता है, तो इस साल भी पूछने की संभावना है। तो क्यों पाठ्य पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कराया जाता है? क्यों बच्चों को स्कूल में खेल कूद, मनोरंजन, ठीक है, पुस्तकालय, ये सब क्यों होता है? तो पाठ्य सहगामी क्रिया में खेला जाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता आ जाएगा, गीत हो जाएगा, कविता और भाषण, पिकनिक व शैक्षिक भ्रमण, अभिरुचि प्रदर्शन। तो विद्यालय के अंदर चलने वाली प्रत्येक क्रिया जिनसे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं, वे विद्यालय के अंदर हो या बाहर पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण अंग है। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें बजाय कार्य के खेल के गुण अधिक होते हैं, यथा विविध प्रकार की रुचियां, वाद विवाद, नाटक आदि। इनके द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक विद्यालय को विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियां
विद्यार्थी अपनी रुचि व सक्षमता के अनुसार भाग ले सकें। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के महत्व को हम निम्न शीर्षकों के अंदर व्याख्या कर सकते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन। तो बच्चों के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी कि नैतिकता है उनके अंदर, शालीनता है, मान लीजिए कोई उग्र है बालक, कोई नरम है, कोई खेलने माहिर है, मतलब उनके अंदर जो भी अंदर की शक्तियां, उनको क्या करना, शोधन करना, रिफाइन करना और परिमार्जन करना, यानी कि नए तरीके से निखारना। नागरिकता के गुणों का विकास करना, सामाजिक भावना का विकास करना। जब बच्चे ग्रुप में खेलेंगे तो उनके सामाजिक भावना का विकास होगा। अवकाश के समय का सदुपयोग करेंगे, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करेंगे। किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विशेष रुचियों का विकास होता है। स्व अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। मानसिक स्वास्थ्य विकास होता है। शैक्षणिक महत्व होता है। मनोरंजनात्मक महत्व होता है। सौंदर्यात्मक महत्व होता है। सीखना व कमाना के सिद्धांत पर आधारित कामना के सिद्धांत पर आधारित है। नैतिकता का विकास होता है। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों से बच्चों में ये सब जरूरियां हैं। मूल प्रवृत्ति, नागरिकता का गुण, अवकाश, ज्ञान, किशोरावस्था, विशेष रुचियां, अनुशासन बनाए, मानसिक स्वास्थ्य, सौंदर्यात्मक महत्व, मनोरंजन, शैक्षणिक महत्व, सीखना व कमाना के सिद्धांत पर आधारित, ये सब चीजें हैं। 2020 में विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व समझाइए, 2020 में पूछा है, तो आप लोग इसको बना करके भी लिख सकते हैं। तो विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, तो किसी भी विद्यालय की आधारशिला के समय इसमें खेल का मैदान का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि खेल विद्यार्थियों को शारीरिक क्या करती है, खेल क्या करते हैं, विद्यार्थियों को शारीरिक तथा मानसिक गतिविधियों में वृद्धि करते हैं। क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, फुटबॉल आदि खेलों के साथ साथ खेल के मैदान में छात्र व्यायाम करें, दौड़ करें, एनसीसी, स्काउटिंग आदि के कार्यक्रम भी संचालित किए जा सकते हैं। तो ये खेल का मैदान है का महत्व है। 2018 में पूछा ये प्रश्न। संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है, यानी कि क्यूमुलेटिव अभिलेख की क्या उपयोगिता है। तो यह छात्रों, ठीक है, किसका, स्टूडेंट्स, अध्यापक यानी कि टीचर्स, और अभिभावक यानी कि पेरेंट, यानी कि जो संचयी अभिलेख होता है क्या होता है, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें छात्रों की जो कमजोरियां होती हैं उसको लिखा जाता है। इसमें छात्रों की प्रगति व अवनति का ज्ञान होता है, यानी कि संचयी अभिलेख में क्या होता है, छात्रों का एक तरीके से रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 2019 में, अभिलेख से आपका क्या आशय है, 2019 में पूछा था। तो आप अभिलेख से क्या समझते हैं, डॉक्यूमेंट से क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड रखा जाता है। तो विद्यालय में असंख्य चीजें होती हैं, जैसे कितने अध्यापक हैं, कितने छात्र हैं, फीस किस कक्षा की कितनी है, कितने कर्मचारी हैं, कब किस चीज की व्यवस्था की गई एवं उस पर कितना धन व्यय किया गया था, तथा अध्यापकों का वेतन, उनकी प्रोन्नति, उनकी अवकाश की आयु इत्यादि सभी बातों का लेखा जोखा अभिलेखों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। इसीलिए अभिलेख का आवश्यकता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं अभिलेख वह एक विद्यालय का दर्पण है, जिसमें विद्यालय के सभी कामकाज और उसके क्रियाकलाप का एक संकलित रजिस्टर है, एक तरीके से कह सकते हैं अभिलेख। विद्यालय अभिलेखों, ठीक है, विद्यालय अभिलेखों का रख रखाव कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय अभिलेखों का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। तो मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स क्या होता है, तो विद्यालय अभिलेख सत्य होने चाहिए, यानी कि फराड अभिलेख बना दें। उन्हें स्वनिर्मित काल्पनिक आधार पर सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अभिलेख व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए, यदि उसमें कोई काट छांट की गई हो तो वहाँ पर न तो संबंधित सहायक के हस्ताक्षर हो या फिर मुख्याध्यापक के। अभिलेख सदैव ही पूर्ण होने चाहिए, उन्हें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अभिलेख सदैव ही पूर्ण होने चाहिए, उन्हें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ अभिलेख ऐसे हो जो विशिष्ट अध्यापकों की देखरेख में हो, यथा विज्ञान संबंधी अभिलेख विज्ञान अध्यापक के निरीक्षण में, मैगजीन संबंधी अभिलेख मैगजीन के प्रधान संपादक के निरीक्षण में।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक अभिलेख की एक फाइल सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक अभिलेख का क्या होना चाहिए, एक फाइल बनना चाहिए अलग से। कार्यालय में जो भी फाइल है और रजिस्टर हैं उनको पर्याप्त संख्या में सदैव ही उपलब्ध रहना चाहिए। सभी फाइलों व रजिस्टरों की एक सूची कार्यालय निरीक्षक के द्वारा बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक फाइल व रजिस्टर पर क्रमांक डाले जाएं। प्रतिवर्ष नए रजिस्टर या अभिलेख तैयार नहीं किए जाए, वरन जब संबंधित विभाग का एक रजिस्टर पूरा हो जाए तब दूसरा रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्टर पर पृष्ठ संख्या अवश्य ही अंकित करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों के अंतर्गत शैक्षिक और वित्तीय अभिलेखों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों के अंतर्गत जो शैक्षिक यानी कि शिक्षा से संबंधित अभिलेख और वित्तीय अभिलेखों का उल्लेख करना 2021 में पूछा है। विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए, 2020 में पूछा है। प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों का वर्णन कीजिए, 2023 और 2019 में पूछा है। विद्यालयी अभिलेखों की सूची बनाइए, किन्हीं दो अभिलेखों के विषय वस्तु का वर्णन कीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो विद्यालय अभिलेख निम्न प्रकार हैं। विद्यालय अभिलेख क्या है, निम्न प्रकार हैं। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा विधि आय व्यय पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका। ये सब आप लोग इंटर्नशिप में देखे होंगे और जाके वहाँ पे अनुभव किए होंगे, इसीलिए आपको इंटर्नशिप कराया जाता है। कोटेशन रख रखाव पंजिका इत्यादि। अध्यापक उपस्थिति पंजिका क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो अध्यापक उपस्थिति पंजिका क्या है, यह रजिस्टर प्रधानाध्यापक के कक्ष में या कार्यालय में विद्यालय के प्रारंभ होने के पूर्व रखा जाना चाहिए, जिससे विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण अपने नाम के सामने उस तिथि में अपने हस्ताक्षर तथा आने का समय लिख सकें। विद्यालय से अवकाश पर रहने वाले अध्यापक के नाम के सामने की पूर्ति प्रधानाध्यापक को करनी चाहिए। छात्र उपस्थिति पंजिका, प्रत्येक संस्था के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर या पंजिका होती है, उसमें उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे होते हैं। उसमें प्रतिदिन सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का चिन्ह लगाया जाता है। इस रजिस्टर में यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी प्रत्येक महीने में कितने दिन उपस्थित रहता है, विद्यालय में अवकाश किस जयंती के कारण हुआ है, इन सब का उल्लेख रहता है। विद्यार्थी का शुल्क विवरण इसमें अंकित रहता है। छात्रों को परिवर्तन, उन्नति एवं असफलता का विवरण भी इस रजिस्टर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2019 में और 2020 में पूछा है, किन्हीं चार प्राकृतिक आपदाओं का नाम बताइए। तो आपदाओं के प्रकार या आपदाएं निम्न प्रकार की होती हैं। तो कोई चार प्राकृतिक आपदा लिख सकते हैं, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी। तो लेकिन इसमें आपदाओं का नाम नहीं प्रकार लिखा है, तो चलिए प्रकार ही देख लेते हैं। आकस्मिक आपदाएं जो अचानक होती है, जैसे बिजली गिर गया अचानक से। ठीक है, ये आकस्मिक आपदाएं हो गई, या किसी का बिल्डिंग ढह गया, भूकंप आ गया, ये आकस्मिक आपदाएं। अनाकस्मिक आपदाएं महामारी एवं जैविक आपदाएं, जैसे महामारी आया था, जैसे कोरोना वायरस आया था। और जैविक आपदाएं क्या होती है, कोई एक मान लीजिए कोई बायोकेमिकल वेपन्स छोड़ दिया गया है किसी देश में, तो हर लोग वहाँ के लोग क्या हो गए, वो संक्रमित हो गए। और सामाजिक आपदाएं, तो आकस्मिक आपदाएं, अनाकस्मिक आपदाएं, महामारी एवं जैविक आपदाएं और सामाजिक आपदाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूकंप के कारण बताइए। भूकंप आने के निम्नलिखित कारण है। तो ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है, जिससे भूकंप आते हैं। कई बार लावा बाहर आने का प्रयास करता है, परंतु ऊपर के कड़े शैलों के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर की चट्टानों में कंपन कर देता है। पृथ्वी का सिकुड़ना, तो पृथ्वी अपने जन्म से अब तक निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है। यानी कि पृथ्वी क्या है, पहले आग का गोला था और अब धीरे धीरे ठंडा होकर के सिकुड़ रही है। तो पृथ्वी के सिकुड़ने से इसके शैलों में अव्यवस्था पैदा हो जाती है, जिससे कंपन पैदा हो जाता है और भूकंप आ जाता है। तो पृथ्वी सिकुड़ रही है, ज्वालामुखी फट रहा है, इसीलिए भूकंप आ रहा है। बलन तथा भ्रंश, ये सब आप लोग 8 और 9th 6 में पढ़े होंगे सामाजिक अध्ययन में। तो बलन तथा भ्रंश, तो बलन तथा भ्रंश का संबंध क्रमशः संपीड़न तथा तनाव से है। ठीक है, बलन क्या है, संपीड़न से है, और भ्रंश मतलब भसक जाना। ठीक है, या
भर भरा के गिर जाना, तो भ्रंश माने तनाव, जिससे चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप आते हैं। यानी कि बलन और भ्रंशन की वजह से भी भूकंप आते हैं। बलन भ्रंशन का मतलब क्या होगा, बल मत लगाएंगे तो क्या होगा, संपीड़ित होगा। संपीड़ित मतलब कंप्रेस होना, यानी कि वैसे मान लीजिए ये गोला है, किसी चीज का रुई है, मान लीजिए ये फोम है, इसको आप दाबेंगे चारों तरफ से तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, इसको बलन या संपीड़न कहेंगे। ठीक है, तनाव क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए एक रबड़ है, इस रबड़ को खींचेंगे तो क्या होगा, तो तन जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, तनाव, यानी कि भ्रंश। तो भू संतुलन यह माना जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी सियाल हल्का होता है। तो पृथ्वी में तीन चीज होता है, सीमा, सियाल, नीफे। तो यह माना जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी सियाल हल्का होता है और निचला भारी सीमा पर तैर रहा है। कृत्रिम भूकंप, ये भूकंप मनुष्य के कार्यकलाप द्वारा आते हैं, जैसे बम के धमाके, रेलों के चलने से अथवा कारखानों में भारी मशीनों के चलने से पृथ्वी में कंपन होता रहता है। अन्य कारण, हिमखंडों या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं की छतों के धंस जाने या खानों की छतों के गिर जाने के कारण भी भूकंप आ जाते हैं। चक्रवाती तूफान क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो चक्रवाती तूफान के बारे में आपको बताना है, तो चक्रवाती तूफान और इसके प्रकार बताइए। तो जल के भंवर की भांति, ठीक है, जैसे जल का भंवर आता है ऐसे 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 ऐसे, जल के भंवर की भांति अस्थिर, तो जल के भंवर की भांति अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर, जिनके केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, यानी कि लो प्रेशर होता है। और केंद्र के बाहर, यानी कि केंद्र के बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। यानी कि चक्रवात में क्या होता है, अंदर लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है, यानी कि उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। कहाँ पे होता है ये, जल के भंवर के भांति क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है और परिवर्तनशील, यानी कि बदलता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान वायुमंडल में, इसी को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि चक्रवात क्या प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये चक्रवात भूमध्य रेखा से दोनों और कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय रीजन भी यही होता है, जैसे आपका ग्लोब है, तो ग्लोब है, आप इसमें रीजन पढ़े होंगे। तो उष्णकटिबंधीय में आपका जो ये आपका देखिए, ये विषुवत, सॉरी, ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये आपका क्या है, 0 डिग्री है बीच में, इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। ये 23.5 डिग्री है, ये क्या है, कर्क रेखा है। और इधर भी 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये भी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा हो गया, और उसके बाद मकर रेखा, 66.5 डिग्री मकर रेखा, यानी कि कर्क और मकर रेखा इसी बीच में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। वाताग्र सिद्धांत के अनुसार दो विपरीत तापक्रम वाली वायु राशियां क्या करती है, भूमध्यरेखीय भागों में अभिसरण करके इसको जन्म देती हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनता है, इसका निर्माण क्या होता है, दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्ध हवाओं के मिलने के कारण होता है। यानी कि एक तरफ कोल्ड होता है और एक तरफ हॉट, ये क्या होता है, दोनों मिल करके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण करते हैं। इनका क्षेत्र 35 डिग्री से साढ़े सॉरी 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पाया जाता है, 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में। अक्षांश क्या होता है, क्षैतिज रेखाएं होती है ग्लोब पर, जैसे ये सब हो गए अक्षांश रेखाएं, ठीक है। जहाँ पछुआ हवाओं के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी कि पछुआ हवाएं क्या होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते रहते हैं। इनके चलने का क्रम नदी की धारा में क्या होता है, भंवर के चलने का तरह ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्ण शीतोष्ण चक्रवातों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जो कर्क और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में पाया जाता था। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी तीन प्रकार का होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो एक होता है तापीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में एक तापीय चक्रवात और एक गतिक चक्रवात और एक प्रवासी चक्रवात। तो याद रखेंगे, तापीय, गतिक और प्रवासी। तो शीतोष्ण में याद रखेंगे तापीय, गतिक, प्रवासी।
तापीय गतिक प्रवासी, तापीय गतिक प्रवासी, ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तापीय गतिक प्रवासी, ठीक है, तापीय गतिक और क्या हो जाएगा, प्रवासी चक्रवात। यानी कि तापीय गतिक और प्रवासी, तापीय गतिक प्रवासी, ऐसे आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य, 2019 से पूछा था। तो आपदा प्रबंधन में निवारक और संरक्षी, तो आपदा प्रबंधन में क्या होता है, आप लोग बताएंगे। आपदा प्रबंधन यानी जो आपदा आता है तो आपको कौन बचाता है, तो निवारक और संरक्षी उपाय, तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन कैसे होता है, तो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन, तो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन निम्न प्रकार का होता है। राज्य स्तर पर क्या होता है, बचाव राहत और पुनर्वास विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होता है। जनपद स्तर पर क्या होता है, जिलाधीश कार्यालय होते हैं। खंड या क्षेत्र स्तर पर क्या होता है, क्षेत्र समिति कार्यालय होता है। ग्राम स्तर पर क्या होता है, गांव की आपदा प्रबंधन समिति होती है कुछ लोगों का। ये सब आपदा से लोगों को बचाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपदा हो गया। अब मीना मंच की उद्देश्य नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग और क्लास भी देखते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।